हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग वो सारे फैक्टर्स देख रहे हैं जो कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं वो फैक्टर्स जो अगर ऑपरेट होंगे तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, और अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में या हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इसका मतलब एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब इवोल्यूशन होना। और हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में दो फैक्टर्स देख लिया था जो कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे थे, जीन माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट, ये हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग तीसरा फैक्टर्स को देखने वाले हैं जो कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, वो है म्यूटेशन। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन कौन डिस्टर्ब करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जीन माइग्रेशन। दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर हम लोगों ने फाउंडर इफेक्ट को देख लिया, और हम लोगों ने बॉटल नेक इफेक्ट को देख लिया। आज हम लोग देखेंगे म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो चलिए म्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। म्यूटेशन, सबको पता है अगर म्यूटेशन होगा तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, इवोल्यूशन होगा, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। देखिए म्यूटेशन तो वैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डिवेरिज में म्यूटेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हम बता चुके हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कोई क्रोमोसोम्स है, हम लोगों को पता है क्रोमोसोम्स के अंदर रहता है डीएनए, और डीएनए के अंदर मान लो कोई यहाँ पे जीन है, और अगर इस जीन में म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा? एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया मतलब कि इवोल्यूशन हो गया, मतलब कि वो पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग को फॉलो नहीं कर रहा है। हार्डी विनबर्ग को फॉलो नहीं कर रहा है, यही सिंपल सा मीनिंग है। देखिए हम क्या बोले, म्यूटेशन का मतलब डीएनए में कुछ डैमेज आ जाना, जीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाना, डिलीशन हो जाना, इंसर्शन हो जाना, है ना, ये सब म्यूटेशन कहलाता है। जैसे कि मान लो कोई भी क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है। मान लो यहाँ पे कोई फिजिकल म्यूटाजेंस, फिजिकल म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस हम लोग किसको बोलते हैं? वो एजेंट जो म्यूटेशन कॉज करवाता है उसको म्यूटाजेंस बोलते हैं। और फिजिकल म्यूटाजेंस में मान लो यूवी रेज है या गामा रेज है, ये सब फिजिकल म्यूटाजेंस है। म्यूटेशन हो गया जीन में, क्या होगा? एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, और एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो हार्डी विनबर्ग को फॉलो नहीं करेगा। यही म्यूटेशन है। देखिए जैसा कि हम लोग म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डेविस में पढ़ चुके हैं, ये जो म्यूटेशन है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। मतलब कुछ म्यूटेशन हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, कुछ म्यूटेशन हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, और कुछ म्यूटेशन का कोई इफेक्ट भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर म्यूटेशन होगा तो इवोल्यूशन होगा और जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो ये एक फैक्टर्स है म्यूटेशन जो कि हार्डी विनबर्ग को अफेक्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। म्यूटेशन के लिए आप लोग वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डेविस, वहां पे म्यूटेशन को अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए अभी जो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं ये नीट का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में। और क्या क्वेश्चन आया था वो हम बताएंगे, कब आया था वो भी बताएंगे। देखिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, पहले ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता क्या है इसको हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का डेफिनेशन, ड्यूरिंग
गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन, स्पर्म और ओवम, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और ओवम, है ना, इसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द एलील्स present on parental chromosome, the alleles present on parental chromosome separates and form a new combination, and form a new combination. This result in genetic recombination, this result in genetic recombination, crossing over during meiosis is a major source of variation in population. सही लिखे है ना, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग म्योसिस इज अ मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन. द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम these gametes, produce from these gametes, so combination of, new character called as recombinants, called as recombinants. देखो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का सिंपल मीनिंग क्या, रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज का मिलना. जैसे कि मान लो एग्जांपल देते हैं, देयर इज अ मेल और कॉल्ड, हम लोग उसको फादर बोल सकते हैं, वो टॉल है और डार्क है, एंड इसकी जो वाइफ है फीमेल, दिस इज अ मेल, एंड इसकी जो वाइफ है फीमेल, ये मान लो ड्वार्फ है और फेयर है. तो यहाँ पे कैसा रिकॉम्बिनांट आ सकता है, या जो ऑफस्प्रिंग होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. या तो ऑफस्प्रिंग टॉल हो सकता है और फेयर हो सकता है, मतलब एक कैरेक्टर फादर से और एक कैरेक्टर मदर से. या तो जो ऑफस्प्रिंग है वो डार्क हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है ना. ये सब पॉसिबिलिटीज है. इसी को हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, मतलब दो कैरेक्टर का मिलना, एक फादर साइड से कैरेक्टर आ रहा है, एक मदर साइड से कैरेक्टर आ रहा है. ऐसा क्यों होता है, ये जो वेरिएशन आया, मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग है दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट, है ना. क्यों आता है, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है. क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस के टाइम, जो कि ये वेरिएशन को लाता है, जैसा कि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है. क्रॉसिंग ओवर during meiosis is a major source of variation in population. The offspring produced from these gametes show combination of new character का combination मिल रहा है, इसको हम लोग रिकॉम्बिनांट कहते हैं. देखिए जनरली क्या होता है कि मान लो, जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स है ना. अब इसी 46 क्रोमोसोम्स में जो वन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ये हम लोग को फादर से मिलता है, और एक अदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हम लोग को मदर से मिलता है. इसीलिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है. और जैसे कि वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मान लो ये एक क्रोमोसोम्स है, ये एक क्रोमोसोम्स है, और ये एक क्रोमोसोम है. ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है. क्या है ये, होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है कि दोनों क्रोमोसोम्स का जो, मान लो देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब जो साइज होगा वो सेम होगा, जो जीन का पोजीशन होगा, जैसा कि वो लास्ट वीडियो में बताया है कि मान लो यहाँ पे आई कलर का जीन है, तो यहाँ पर भी आई कलर का ही जीन होगा, है ना. ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं. तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है. और ये क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है वो देखो.
दीज आर दी टू होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना, ऐसे करके, और क्रॉसिंग ओवर करने के बाद हम लोग को कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, इसी को हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, और इसी के कारण वेरिएशन भी आता है। तो ये आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, उसका डेफिनेशन आप लोग देख लेंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का डेफिनेशन। इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, नेचुरल सिलेक्शन देखते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, नेचुरल सिलेक्शन। देखिए इसको समझिएगा, नेचुरल सिलेक्शन में हम क्या बोलेंगे। नेचुरल सिलेक्शन है ना, देखिए यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन मतलब आप लोगों को पता है, नेचुरल सिलेक्शन हम लोग किसको बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन ऐसा जीन जो नेचर सेलेक्ट करेगा, है ना, ऐसा जीन जो नेचर सेलेक्ट करेगा, या ऐसा इंडिविजुअल्स जो नेचर सेलेक्ट करेगा वही इंडिविजुअल सरवाइव करेगा, इसी को हम लोग नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोग को नेचुरल सिलेक्शन में तीन तरह का मतलब तीन तरह का हम लोग बोल सकते हैं, ग्राफ बोल सकते हैं इसको, है ना, या सिलेक्शन बोल देंगे। जैसे पहला होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, दूसरा होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, तीसरा होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो इसको देखना है। देखो नेचुरल सिलेक्शन का सिंपल मीनिंग है ऐसा कैरेक्टर, ऐसा जीन जो कि नेचर सेलेक्ट करेगा, और वही जीन सरवाइव करेगा, वही जीन को रिप्रोड्यूस करने का चांस मिलेगा, और उसी का जो जीन है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास भी होगा। उसको हम लोग नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, जो कि हम लोग पहले पढ़ लिए हैं, है ना। हम लोग डार्विन फिंचेस में पढ़े, हम लोगों ने डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो पढ़ा। तो मतलब नेचुरल सिलेक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमको मालूम है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको अच्छे से। देखो मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मान लो यहाँ पे जो रैट है, देयर इज अ रैट, जिसका जो फिनोटाइप का हम लोग बात करेंगे। फिनोटाइप मतलब बाहर से वो कैसा दिख रहा है, यानी स्किन कलर का या फर कलर का बात करेंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है। और वाई एक्सिस में देखेंगे कि कौन इंडिविजुअल सरवाइव करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो मान लो इधर बहुत लाइट कलर के स्किन वाला चूहा है, इधर बहुत डार्क कलर के स्किन वाला चूहा है, और बीच में मीन कैरेक्टर वाला, मतलब ना ज्यादा काला है ना ज्यादा गोरा है, बीच वाला सांवला रंग का है। तो इस केस में देखो जनरल जो, अगर हम लोग ये बात करें तो जो जनरल ट्रेंड है वो ऐसा मान लो होगा, है ना। ज्यादा हम उठा दिए। देखो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लाइट स्किन कलर वाला चूहा है, डार्क स्किन कलर वाला चूहा है, मीन स्किन कलर वाला चूहा है। ये मेरा पेरेंट ग्राफ है, क्या है, ये मेरा पेरेंट ग्राफ है। आप लोग ग्राफ से समझ में आ रहा होगा, ज्यादातर जो मीन चूहा है वो सरवाइव कर रहा है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब इसी ग्राफ को हम लोग बेस बना के हमारा जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, डायरेक्शनल सिलेक्शन है, डिसरप्टिव सिलेक्शन है, उसको समझेंगे। देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। देखो क्या होगा, लाइट कलर का चूहा, डार्क कलर का चूहा, और मीन कैरेक्टर, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो हम क्या बात कर रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन का बात कर रहे हैं, मतलब किसको नेचर सेलेक्ट करेगा। मान लो हम लोग ऐसे इन्वायरमेंट का बात कर रहे हैं जहां का जो आसपास का, मान लो यहाँ का जो रॉक्स है, यहाँ का जो मिट्टी है वो मीन कलर का होगा। मीन कलर का होगा मतलब ना लाइट मिट्टी है ना डार्क मिट्टी है, वो मीन कलर का मिट्टी है। तो मीन कलर का मिट्टी है तो ये जो चूहा है वो उस मिट्टी के साथ कैमोफ्लैग कर लेगा,
अब उसको मान लो जो भी इसका प्रीडेटर है, चील है, बाज है, जो भी मतलब चूहा खाने वाला बर्ड्स ही क्यों ना हो, वो क्या करेगा ना, इसको देख नहीं पाएगा क्योंकि वो तो कैमोफ्लेज कर ले रहा है। और लाइट वाला जल्दी दिख जाएगा, डार्क वाला जल्दी दिख जाएगा, तो इन लोग दोनों को खा जाएगा और इसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। मतलब कि इसका जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगा। तो हम लोगों को कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, है ना। कैसा ग्राफ मिलेगा? जो मीन कैरेक्टर वाला पॉपुलेशन है वो हम लोग को अचानक ऐसे उठता हुआ दिखेगा, ऐसे करके, है ना। देखो पहले का ये वाला जो पेरेंट ग्राफ बनाए हैं इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है। दिस इज अ ओरिजिनल पॉपुलेशन, या फिर हम लोग बोले ओरिजिनल ग्राफ। और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन मतलब कि जो मीन कैरेक्टर वाला चूहा है उसको नेचर सेलेक्ट कर रहा है, वो ज्यादा सरवाइव कर रहा है, उसका ग्राफ हमको उठा हुआ दिख रहा है, ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। अगर हम आपको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का और एग्जांपल दे तो वैसा ह्यूमन हाइट्स में होता है। देखो आप लोग ह्यूमन हाइट को देखेंगे तो हमको लगता है कि 4.5 फीट से ज्यादा, है ना। 4.5 फीट जिसका हाइट है, 4.5 फीट ज्यादा और 6 फीट से कम, ये ज्यादा सरवाइव कर रहा है। आप लोग देखेंगे 6 फीट से ज्यादा वाला भी कम इंडिविजुअल्स है, और 4.5 फीट या 5 फीट से कम भी कम वाला हाइट वाला भी कम ही इंडिविजुअल है। ज्यादा कौन है? जो 5 और 6 फीट के बीच का है, तो वो ज्यादा है। तो ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, उसको नेचर सेलेक्ट कर रहा है उस हाइट को, कि जो 5 फीट और 6 फीट के बीच का इंडिविजुअल्स है उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और 5 फीट से नीचे वाला और 6 फीट से ऊपर वाला नेचर उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा है। तो ह्यूमन हाइट भी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आप लोग से नीट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, जैसा हमको याद आ रहा है नीट 2019 में ये पूछा कि देखो ऐसे ही दे दिया, सिंपल सा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स है। यहाँ पे जो बेबी का जन्म होता है और बेबी का जन्म उसका वेट के बारे में दे दिया, है ना। जैसे कि मान लो अगर हम लोग बात करें कि जो बच्चा का वजन होता है वो कौन ज्यादा सरवाइव करता है, तो जो 2.5 kg से लेकर मान लो 4 kg तक का बच्चा है ये ज्यादा सरवाइव करेगा। मतलब कि मान लो यहाँ पे हम लोग जैसे 1 kg 2 kg, यहाँ बीच में कुछ 2.5 kg, यहाँ 3 kg 4 kg, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बनेगा 2.5 kg और 4 kg के बीच वाला, मतलब ये बच्चा ज्यादा सर्वाइव करेगा। तो ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। मतलब 2.5 kg से कम वाला बच्चा और 4 kg से ज्यादा वाला बच्चा का सर्वाइवल का चांस बहुत कम है, उसको नेचर सेलेक्ट नहीं कर रहा है ना, उसको नेचर सेलेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, स्टेबिलाईजिंग सिलेक्शन। ये भी क्या हुआ, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। समझ आ रहा होगा, दो एग्जांपल दे दिए स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का, ह्यूमन हाइट, और ये 2019 नीट में आया था वो वाला। अब देखिए दूसरा बात करते हैं हम लोग डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन को कैसे समझेंगे, बिल्कुल सेम। इधर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में जो भी चूहा का फर कलर है वो है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स है। देखिए मान लीजिए अब हम इन्वायरमेंट चेंज कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, दिस इज अ पेरेंट ग्राफ, दिस इज अ पेरेंट ग्राफ। यहाँ पे लाइट कलर का चूहा है, यहाँ पे डार्क कलर का चूहा है, और यहाँ पे मीन कलर का चूहा है, बीच वाला है ना, इधर इधर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स। मान लो अब हम इन्वायरमेंट चेंज कर दे रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पे डार्क वाला चूहा को नेचर सेलेक्ट कर रहा है, मतलब वहां का जो मिट्टी है वो डार्क मिट्टी है, अब ये डार्क वाला चूहा वहां से कैमोफ्लेज कर दे रहा है। तो हमारा जो ये ग्राफ है कुछ राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। इसको तो ऐसे बनाएंगे ना, ऐसा हो जाएगा। मतलब कि जो डार्क वाला चूहा है उसको नेचर सेलेक्ट कर रहा है। अब मान लो इन्वायरमेंट चेंज कर दो, लाइट वाला चूहा को अगर सपोर्ट करेगा तो ये इधर खिसक जाएगा ये ग्राफ। तो ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है, किसी एक डायरेक्शन में जो ग्राफ है वो मूव कर जा रहा है, क्योंकि वहां का कैरेक्टर को सेलेक्ट किया जा रहा है, नेचर वहां के कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रहा है। इसका एग्जांपल हम लोग जैसे पढ़े थे, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म पढ़े थे। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में 1850s में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि एक इंग्लैंड में एक मॉथ रहती थी जिसका नाम था बिस्टन बेटुलेरिया। बिस्टन बेटुलेरिया का दो वहां पे कैरेक्टर पाया जाता था, एक लाइट कलर का एक डार्क कलर का, है ना। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जब पॉल्यूशन नहीं था, तो जो पेड़ का तना था उसके ऊपर लाइकेंस ग्रो कर गया था, और लाइकेंस व्हाइट कलर का होता है, तो जो पेड़ का तना होता है वो पूरा व्हाइट हो गया था। और उस व्हाइट कलर पे जब लाइट बिस्टन बेटुलेरिया, है ना, जो पेपर्ड मॉथ बोलते हैं, वो बैठती थी, तो वो दिखाई नहीं देती थी, है ना, उसके प्रेडेटर्स को वो दिखाई नहीं देती थी।
तो डार्क वाला को खा जाता था और लाइट वाला को छोड़ देता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्शनल सिलेक्शन हुआ, मतलब कि जो लाइट वाला है इधर साइड वाला मॉथ वो ज्यादा सर्वाइव किया, तो ये जो ग्राफ है ये इधर शिफ्ट कर जाएगा लाइट वाले की तरफ। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ा तो लाइकेंस सारा मर गया। अब क्या हुआ, जो पेड़ का तना था वो वापस अपना ओरिजिनल कलर में दिखने लगा, जिससे कि जो पेपर्ड मॉथ था डार्क वाला वो कैमोफ्लैग कर गया, लाइट वाला कैमोफ्लैग नहीं कर पाया। तो जो लाइट वाला था उसका पॉपुलेशन कम हो गया, डार्क वाला सरवाइव कर गया, तो उस समय ग्राफ डार्क की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, और इसका एग्जांपल आप लोग को हम बताए इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। अब देखिए तीसरा जो है वो है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होगा, डिसरप्टिव सिलेक्शन में बिल्कुल हम लोग ऐसे ही एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे। एक्स एक्सिस में लाइट है, डार्क है और मीन कैरेक्टर है, और इधर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स है। ये मेरा ओरिजिनल ग्राफ है, पेरेंट ग्राफ जो बोल रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा, जो डिसरप्टिव सिलेक्शन है ये ग्राफ कुछ ऐसा हम लोग को दिखेगा, लाइट की तरफ और फिर डार्क की तरफ, है ना। जो कैमल का जो हम्प होता है ना, जो टू हम्प्ड कैमल भी आता है वैसा दिखेगा। मतलब कि ये लाइट वाले को भी फेवर कर रहा है, ये डार्क वाले को फेवर कर रहा है, बीच वाले कैरेक्टर को फेवर नहीं कर रहा है, नेचर उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा है। इसका एग्जाम्पल एक जगह है जिसका नाम है कैमरून। क्या नाम है, कैमरून। देयर इज अ प्लेस हुज नेम्ड एज कैमरून। यहाँ पे एक बर्ड पाई जाती है जिसका नाम है, क्या नाम है इस बर्ड का, ब्लैक बेलीड फिंच। ब्लैक बेलीड फिंच। देखो ये जो ब्लैक बेलीड फिंच है ये कुछ छोटे बीक वाली भी होती है और कुछ बड़े बीक वाली भी होती है, और ये जनरली सॉफ्ट सीड को खाती है और ये जनरली हार्ड सीड को खाती है। मतलब कि ऐसा फिंच जो छोटी है वो सरवाइव कर रही है, और जो बड़ी है वो भी सरवाइव कर रही है, लेकिन जो बीच वाला इंडिविजुअल है वो ना सॉफ्ट खा पा रहा है ना हार्ड खा पा रहा है, वो लोग सरवाइव नहीं कर पा रहा है। तो बीच वाला जो ग्राफ होगा वो क्या हुआ, पूरा डाउन हो गया। लेकिन जो सॉफ्ट सीड खा रही देखो उसका भी पॉपुलेशन हाई है, और जो हार्ड सीड खा रही उसका भी पॉपुलेशन हाई है। तो ये एग्जांपल है डिसरप्टिव सिलेक्शन का। आपके एग्जाम में नीट के लिए स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन और डायरेक्शनल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को जरूर रिवाइज करके जाइएगा, है ना। होप आप लोग को समझ आया है फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, जिसमें हम लोगों ने जीन माइग्रेशन को देखा, जेनेटिक ड्रिफ्ट को देखा, हम लोगों ने म्यूटेशन को देखा, हम लोगों ने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन को देखा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स ऑल।